नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से डालते हैं आज के हेडलाइंस पर नजर। आईएसए और आईसीएओ के बीच हुआ समझौता, एमिशन कम करना है मकसद। भारत के गुरुग्राम में है आईएसए का मुख्यालय। इंडिया गेट पर हुआ बाथुकम्मा का आयोजन, तेलंगाना में प्रसिद्ध है त्योहार, फूलों का खूब होता है प्रयोग। और खबरों में आया राम सेतु, एडम्स ब्रिज के नाम से है फेमस। राम सेतु को लेकर अलग अलग हैं थ्योरीज। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां रोजाना इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध होती है। आइए खबरों की शुरुआत करें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और आईसीएओ यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक एमओयू पर साइन हुआ है। यह समझौता मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में हुआ। दरअसल आईसीएओ के 42वें सत्र की बैठक मॉन्ट्रियल में आयोजित की गई थी। वहीं इस समझौते को अंजाम दिया गया है, जहां आईएसए फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता को कम करके सोलर एनर्जी को ऊर्जा जरूरतों के लिए उपयोग करना चाहता है। वहीं आईसीएओ एविएशन सेक्टर में एमिशन को कम करने के लिए काम करता है। यह समझौता इन दोनों संस्थाओं को मिलकर काम करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि आईएसए 121 हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक अलायंस है। इसमें 32 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। इसका मकसद नवीकरणीय ऊर्जा को लागत प्रभावी ढंग से लोगों के जीवन में शामिल करना है। साथ ही सोलर एनर्जी के उपयोग में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रयास करना भी इसका मकसद है। इस संस्था की संकल्पना 2015 में आयोजित हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक में भारत और फ्रांस ने मिलकर रखी थी। यूनाइटेड नेशंस में शामिल देश आईएसए के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यों को अपने यहां एक नेशनल फोकल पॉइंट का गठन करना होगा, जो कि आईएसए से कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार होगा। इसका सचिवालय गुरुग्राम स्थित ग्वाल पहाड़ी पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के कैंपस में स्थित है। संस्कृति मंत्रालय ने बाथुकम्मा त्योहार को इंडिया गेट पर आयोजित किया। ये फूलों का एक त्योहार है जिसे मुख्य तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में आयोजित किया जाता है। इसमें महिलाएं रंग बिरंगे फूलों का प्रयोग कर त्योहार का आयोजन करती हैं। ये नवरात्रि के मौके पर आयोजित किया जाता है। महिलाएं फूलों से तैयार किए गए बाथुकम्मा के चारों ओर गाना गाकर ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं। भारत में नवरात्रि का त्योहार अलग अलग राज्यों में कई तरीकों से मनाया जाता है। इस मौके पर तमिलनाडु में देश में पहली बार बोम्मई गोलू को अंडर वाटर डिस्प्ले किया गया। बोम्मई गोलू दक्षिण भारतीय राज्यों मसलन कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का एक पारंपरिक रिवाज है। इसमें छोटी छोटी गुड़ियाओं को स्टेज पर डेकोरेट करते हैं। ये गुड़िया रामायण, महाभारत और पुराणों का चरित्र होती हैं। कई बार ये पर्यावरण, अंतरिक्ष और करंट इश्यूज की थीम पर आधारित होती हैं। इन्हें एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर किया जाता है। इसे तमिल में बोम्मई गोलू, तेलुगु में बोम्मला कोलुवु और कन्नड़ में बॉम्बे हब्बा के नाम से जानते हैं। ये संख्या में आमतौर पर 11 या ज्यादातर ऑड नंबर्स में होती हैं। इस पूरे आयोजन में मारापची बोम्मई हर परिवार के स्टेज में शामिल की जाती हैं। मारापची बोम्मई में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की डॉल्स को शामिल किया जाता है। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को किंगडम का प्रधानमंत्री घोषित किया है। गौरतलब है कि मोहम्मद बिन सलमान पहले सऊदी अरब के रक्षा मंत्री थे। साथ ही किंगडम के डिफेक्टो रूलर के तौर पर जाने जाते हैं। डिफेक्टो रूलर से मतलब है जो कानूनन भले ही शासक न हो, सत्ता पर नियंत्रण उसी का हो। गौरतलब है कि सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर एक अरब और इस्लामिक स्टेट है, जिसका धर्म इस्लाम और संविधान कुरान है। यहाँ पर किंग प्रधानमंत्री की भूमिका निभाता है। साथ ही देश में शरिया कानून और जनरल पॉलिसी को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसके पास देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है। सऊदी अरब पश्चिमी एशिया में अरेबियन पेनिनसुला पर स्थित एक देश है। यहाँ पर इस्लाम धर्म के 2 पवित्र शहर मक्का और मदीना स्थित हैं। सऊदी अरब के पश्चिम में गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी, तो पूर्व में पर्शियन गल्फ स्थित हैं। सऊदी अरब अपनी सीमा इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर और यूएई से साझा करता है। सऊदी और भारत के रिश्तों की बात करें तो सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
मार्च 2021 के आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब का भारत में 3.13 बिलियन डॉलर निवेश है। सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो साल 2017 में सऊदी अरब ने योग को स्पोर्ट्स एक्टिविटी घोषित किया था। भारतीय सऊदी अरब में सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं। जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार की आने वाली मूवी को लेकर राम सेतु चर्चा में आ गया है। इस मूवी में राम सेतु, जिसे आधिकारिक तौर पर एडम्स ब्रिज कहते हैं, के बारे में बताया गया है। आइए कुछ बातें राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज के बारे में जानते हैं। एडम्स ब्रिज लाइमस्टोन शोल्स से बनी एक 48 किलोमीटर लंबी चेन है। यह ब्रिज भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मौजूद मन्नार आइलैंड से जोड़ता है। राम सेतु को हिंदू शास्त्रों में काफी अहमियत दी गई है और माना जाता है कि भगवान राम और उनकी सेना ने रावण से युद्ध लड़ने के लिए इसी पुल का सहारा लिया था। जबकि इस्लाम में मान्यता है कि आदम ने श्रीलंका की एडम चोटी तक पहुंचने के लिए इस पुल का इस्तेमाल किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु एक नेचुरल स्ट्रक्चर है जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बना है। आपको बता दें कि राम सेतु का जलस्तर काफी उथला है। यही वजह है कि मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट के बीच सीधा नेविगेशन नहीं हो पाता। लिहाजा भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बीच चलने वाले जहाजों को श्रीलंका का पूरा चक्कर लगाकर यात्रा करनी पड़ती है। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए यूपीए 1 के समय सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत एडम्स ब्रिज की खुदाई की जानी थी ताकि मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट के बीच नेविगेशन को शॉर्ट किया जा सके। हालांकि बाद में यह मामला कोर्ट में चला गया और प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का आइडिया पहली बार भारत सरकार नहीं बल्कि एक ब्रिटिशर एडी टेलर ने 1860 में रखा था। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। बाथुकम्मा तेलंगाना, बोम्मई गोलू तमिलनाडु, नाडा हब्बा कर्नाटका। उपर्युक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े या फिर एक भी जोड़ा सही नहीं है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सचिवालय स्थित है गुरुग्राम, नोएडा, नई दिल्ली या फिर फरीदाबाद। आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, यदि उपध्रुवीय एवं ध्रुवीय हिममंडल को उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इसका संभावित परिणाम क्या होगा? उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों में उष्ण चक्रवातों की विलुप्ति, दक्षिणी गोलार्ध में गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखती साठा गृहीय पवनों का विलोपन, वैश्विक वायुमंडलीय तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि एवं असंतुलन या फिर केवल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही तड़ित झंझा का निर्माण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यदि उपध्रुवीय एवं ध्रुवीय हिममंडल को उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इसका संभावित परिणाम वैश्विक वायुमंडलीय तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि एवं असंतुलन हो सकता है। अगला सवाल मैंने पूछा था, आपने खबरों में अक्सर केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत किसी सोशल मीडिया कंटेंट के पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक करने संबंधी आदेश एवं केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत टीवी चैनल पर प्रसारण को रोकने संबंधी आदेश के बारे में सुना होगा। बताइए कि केंद्र सरकार को संसदीय कानूनों से प्राप्त आदेश जारी करने की उपर्युक्त शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? ऑप्शंस थे अनुच्छेद 19(1)(a), ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 19(2) और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी आर्टिकल 19(2). तो उम्मीद है कि जो 2 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उनका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कल वाले सवाल थोड़े टफ थे इसलिए बहुत कम सही जवाब कमेंट्स में आए हैं। इस बार उम्मीद है कि आप फिर से एक अटेम्प्ट करेंगे। अपना ठीक से ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी और अपने दोस्तों के साथ इस बुलेटिन को शेयर भी कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई